अभी से आप क्या क्या चीज़ ध्यान रखोगे जिससे कि मेन एग्जाम में एक दिन में रिवीजन करना आ जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीए में क्या है कि स्टूडेंट्स को सब कुछ आता है लेकिन एक दिन में रिवाइज करना नहीं आता। अगर आप मान लीजिए 10 डेज में रिवाइज करके 100 में से 100 मार्क ला सकते हो वो यूजलेस है, क्योंकि वहाँ गैप कितना टाइम का मिलता है, 1 डे का मिलता है। तो अपने को सीखना है कि हाउ टू रिवाइज एंटायर सिलेबस इन 1 डे। एक दिन में पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करोगे। तो उसके लिए देखो क्या है कि सबसे पहले तो आपको कौन कौन सी बुक्स काम में लेनी है, कौन सा स्टडी मटेरियल काम में लेना है, ये देखो आप। तो देखो बुक्स की बात करें तो आपके जो डिफरेंट पेपर हैं उसमें 2 पेपर ऐसे हैं जो डेस्क्रिप्टिव नेचर के हैं और 2 पेपर ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं। तो जो डेस्क्रिप्टिव हैं उसमें एक तो आता है अकाउंटिंग, ठीक है ना, एक तो अकाउंटिंग आता है और दूसरा कौन सा है, लॉ, ठीक है ना, बिजनेस लॉ एंड कॉमर्शियल नॉलेज। तो अब ये इसमें देखो सबसे पहले अकाउंट्स की बात करें अपन, तो अकाउंट्स में आपको एक तो लेना है आईसीए का स्टडी मटेरियल, ठीक है ना, आईसीए का स्टडी मटेरियल, ठीक है ना, इसकी स्टडी करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब आईसीए का स्टडी मटेरियल और लॉ में भी आपको लेना है आईसीए का स्टडी मटेरियल, ठीक है ना। इसके अलावा लॉ में क्या है, कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन और आते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के कुछ हम आपको अलग से क्वेश्चन देंगे जिसके बेस पे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ये इसके लिए आपको एडिशनल क्वेश्चन और मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल और इसके अलावा वीएसआई के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीएसआई के हैं वो पढ़ना है, यानी आईसीआई का स्टडी मटेरियल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीएसआई के। इसके अलावा आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड रीजनिंग। ये जो सब्जेक्ट है इसमें भी आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल और वीएसआई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि आपको क्या बुक्स पढ़नी है, इसके अलावा दूसरी बुक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि जैसे आपका ये सिलेबस है फाउंडेशन का, ये आपका सीपीटी पैटर्न पे भी आ गया और आईपीसीसी पैटर्न पे भी आ गया। सीपीटी का रिजल्ट कितना होता था, इसका लगभग 30% रिजल्ट आता है इंडिया के अंदर। सीपीटी का रिजल्ट 30% होता है लगभग, और इसका कितना होता है, इसका 5% होता है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट है, या जो इंटरमीडिएट का तो अब आएगा, यानी आईपीएससी का रिजल्ट आ रहा था वो आ रहा था 5%। तो ये मान लो कि आपका जो रिजल्ट जाएगा ना वो 17.5% जाने की संभावना है, यानी 100 में से 17 बच्चे पास होंगे और 83 फेल होंगे, ठीक है ना। फेल होने वालों का काउंट ज्यादा है, पास होने वालों का काउंट कम है, तो ये रिजल्ट रहने की संभावना है। और देखो यहाँ पे जो फेल होने का जो रीजन है आईपीसीसी के अंदर, इसलिए नहीं फेल होते कि बच्चों को आता नहीं है, नॉलेज नहीं है। बच्चों को सब कुछ आता है लेकिन वो एक दिन में नहीं आता, ठीक है ना। आप अगर 10 दिन में पढ़ के पूरे में से पूरे मार्क ला सकते हो यूजलेस है, क्योंकि कितने दिन में आना चाहिए रिवीजन, एक दिन में होना चाहिए। अभी जैसे आप 12th के एग्जाम देके आते हो, 5 डेज के गैप में एग्जाम होता है, तो उसको कोई एग्जाम बोलते हैं क्या, ठीक है ना, वो एग्जाम ही निकाला था एक तरीके से। और वो गलत फहमियां क्रिएट कर देता है कि हाँ हम इंटेलिजेंट है, क्योंकि 5 दिन में तो रिवाइज करके अगर 5 डेज का टाइम आयशा दे देगा तो एक बच्चा फेल नहीं होगा, सारे पास हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक दिन में रिवाइज करना और 5 डेज में रिवाइज करने में रात दिन का फर्क आ जाता है, ठीक है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो साहब मेरे को सब कुछ आता था लेकिन एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आया। अब सब कुछ कैसे आता था, पता चला कि उसने 10 दिन का टाइम देके एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर 10 दिन का टाइम देके दूसरा पढ़ा, फिर 10 डेज का टाइम तीसरा, फिर 10 डेज का ये, और फिर सोचा कि अब एक दिन में रिवाइज कर लूँ। जो पता चले कि 2 महीने पहले जिसको 10 दिन में पढ़ा है उस समय 10 दिन लग गए और आज उसको एक दिन लगेगा, तो एक दिन में रिवाइज हो जाएगा क्या,
पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करके कि जिसके बेस पे हम 1 डे में सारा सिलेबस रिवाइज करना आ जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, अपन ने जो सिस्टम बनाया हुआ है वो है 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो जैसे है आपकी क्लासेज जो अभी चल रही है और एक बार कोर्स कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। इसके बाद में है मॉक टेस्ट, ठीक है ना। और तीसरा है पर्सनलाइज गाइडेंस, ठीक है ना। जो क्लासेस और जो रिजल्ट में रोल रहता है, ठीक है, वो रहता है क्लासेज का केवल 10% रोल है, यानी जो आप एक कोर्स कंप्लीट करने तक का जो रोल है वो कितना रहेगा, 10%, ठीक है ना। तो स्टूडेंट तो ये मानता है कि इसी से पास होते हैं, लेकिन इससे पास होता ही नहीं है, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। ये तो हम क्यों कराते हैं आप लोगों को, क्योंकि आपसे फीस लेते हैं। अगर आपको कोर्स नहीं कराया जाए और ये बता दिया जाए कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसा करना है, तो आप कहोगे साहब पैसे ले लिए, कुछ कराया नहीं। इसलिए क्या है कि ये 3 महीने लगाकर और आपका कोर्स पूरा कराया जाता है, जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हाँ पैसा दिया है तो कुछ पढ़ाया भी है ना। अदरवाइज रिजल्ट में इसका कोई रोल नहीं है। न तो हमारे पढ़ाने से बच्चे पास होते हैं, न किसी दूसरे के पढ़ाने से पास होते हैं, पढ़ाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि एक ही बैच का बच्चा फर्स्ट रैंक पे आता है और उसी बैच का दूसरा बच्चा फेल भी होता है। अगर पढ़ाने का रोल होता तो इसका मतलब है कि सारे फर्स्ट आते या सारे फेल होते, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए जो सिस्टम है मॉक टेस्ट का रोल है 40% और जो पर्सनलाइज गाइडेंस का रोल है वो है 50%। मॉक टेस्ट कैसे होंगे आपके, देखो आपके 5 मॉक टेस्ट होंगे। 5 मॉक टेस्ट में फर्स्ट मॉक टेस्ट है ये 50% सिलेबस का होगा, सेकंड मॉक टेस्ट भी 50% सिलेबस का होगा, और ये दोनों मॉक टेस्ट क्लासों के साथ साथ चलेंगे, क्लासेस के साथ साथ ये मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे आपके। इसके बाद में जो 3, 4 और 5 ये तीनों 100% सिलेबस के होंगे, ठीक है ना। ये तीनों 100% सिलेबस, इस तरह से 5 मॉक टेस्ट होंगे आपके। और इस 5 मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इन 5 मॉक टेस्टों में स्टडी करनी पड़ेगी। और देखो मॉक टेस्ट का रोल क्या होता है पास होने के अंदर, मॉक टेस्ट से 3 बेनिफिट मिलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। फर्स्ट बेनिफिट तो यह है मॉक टेस्ट का, फर्स्ट बेनिफिट तो यह है कि मॉक टेस्ट के बहाने स्टडी हो जाती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम आपके सर पे होता है तो आप 20 घंटे पढ़ाई कर लेते हो, आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आता। लेकिन एग्जाम 6 महीने दूर है तो आपको 2 घंटे पढ़ने में दिक्कत आ जाती है। अभी जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि शाम को 8 बजे नींद आ रही है तो आप सोचते हो कि चलो सो जाते हैं, कल पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है, ठीक है। और ऐसे टाइम निकलता निकलता वो एग्जाम आ जाती है और फिर अगले एग्जाम में टाइम कम पड़ता है इस एग्जाम के बाद में। इसलिए क्या है कि मॉक टेस्ट के बहाने आपकी स्टडी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मॉक टेस्ट जैसे ये सेकंड यहाँ तो 15 डेज का या 7 दिन का गैप है, इसके बाद में मतलब जो 100% सिलेबस के लिए जो आपको पहले स्टेज में रीजनेबल टाइम मिलेगा, इसके बाद में उसका टाइम और कम कर दिया जाएगा और उसके बाद में टाइम और कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके 6 दिन बाद एग्जाम है, टेस्ट है, और टेस्ट को एग्जाम मानोगे तो इसका मतलब है कि उस एग्जाम के बहाने आप एक्स्ट्रा स्टडी कर लोगे, ठीक है ना। उस एग्जाम के बहाने एक्स्ट्रा स्टडी कर लोगे और एक्स्ट्रा स्टडी से जो नॉलेज डेवलप होगी वो आपके मेन एग्जाम में काम आएगी, ठीक है ना। ये मान लो कि आपने एग्जाम के बहाने अगर आपने 2 घंटे भी एक्स्ट्रा पढ़ाई चालू कर दी तो इसका मतलब है कि एग्जाम कब है आपका, नवंबर में है, कितना महीना बचा हुआ है, लगभग 5 महीना बचा हुआ है। तो 5 मंथ में आपके 300 आवर्स की एक्स्ट्रा स्टडी कर ली और 1 घंटा पढ़ने से अगर 0.25 मार्क्स इनकेज होता है तो उसका मतलब है कि 75 मार्क्स का इनकेज इससे आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये एक्स्ट्रा स्टडी हो जाती है। दूसरा जो है ये होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना, यानी 100% पेपर अटेम्प्ट कैसे हो ये चीज देखनी पड़ेगी। मतलब इंडिया में जो बच्चे अपेयर होते हैं उसके 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके सब्जेक्टिव पेपर हैं जैसे अकाउंट्स और लॉ वगैरह का, ये 80 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते क्योंकि टाइम शॉर्ट पड़ जाता है। पहली बार ट्राई कब करते हैं वो, मैन एग्जाम में, और अगली ट्राई अगले 6 महीने बाद, ठीक है। तो वो ट्राई करते रहते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके इतने मॉक टेस्ट होंगे, 4 पेपर हैं और ये 5 ये टेस्ट हो गए, तो 20 पेपर हो जाएंगे आपके। फर्स्ट टेस्ट में हो सकता है कि टाइम कम पड़ेगा, थोड़ा छूट जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अगली बार थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे, फिर थोड़ी और छूटेगा, फिर स्पीड बढ़ाओगे, फिर स्पीड बढ़ाओगे। तो एक तो जैसे मान लीजिए 2 घंटे पूरे होने पे स्पीड बढ़ाओ, और एक पहली मिनट से स्पीड बढ़ा दो। अब फर्स्ट मिनट से स्पीड बढ़ाना आपको आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जब जाके अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट होने पोजीशन में आएगी, क्योंकि पहले के मुकाबले में जैसे आपके पेपर 2 सब्जेक्ट जो आपका अकाउंट्स का लो का हुआ वो डेस्क्रिप्टिव हो गया, तो डेस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अकाउंट्स में और इनमें जो क्वेश्चन फिर हो नहीं पाते हैं। इसके अलावा जैसे आपका ये मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो जो सीपीटी में पेपर था ये इकोनॉमिक्स और मैथ स्टेट्स तीनों का एक पेपर होता था। तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता था उसमें 50 क्वेश्चन होते थे, और मैथ और स्टेट्स के 50 क्वेश्चन होते थे। 2 घंटे का टाइम एलोकेशन होता था। तो बच्चे क्या कर रहे थे, इको के क्वेश्चन तो फटाफट हो जाते हैं, मतलब उसमें ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, तो वो क्या कर देते, आधा घंटे के अंदर पूरे 50 क्वेश्चन इको के सोल्व करके और 1.5 आवर जो भी है वो मैथ स्टेट के क्वेश्चन सोल्व करने में लगाते थे। यानी 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कितना टाइम लगता था, 1.5 आवर। जो मैथ स्टेट्स के जो क्वेश्चन सोल्व करते थे 50, उसमें 1.5 आवर का टाइम उनको मिल जाता था। इको तो वो आधा घंटे में करके उसको खत्म कर देते थे, ठीक है ना। अब 1.5 आवर के अंदर वो 50 क्वेश्चन सोल्व करता था। अब 2 घंटे का टाइम है और क्वेश्चन 200 ये 100 हो गए, क्योंकि अब पूरे मैथ और स्टेट्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें, और मैथ इसके क्वेश्चन में टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। मैथ इसके टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि पहले 1.5 घंटे में 50 क्वेश्चन करते थे, ठीक है ना। अब ये मान लो कि आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा और वही 50 क्वेश्चन मैथ हिस्ट्री के करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और ये टाइम मैनेजमेंट आप आएंगे तो सीखोगे, टेस्ट के थ्रू सीखोगे। आपको छूटेगा छूटने दो, लेकिन अगली बार ये स्पीड बढ़ाओ और स्पीड बढ़ाओ। तो ये धीरे धीरे क्या है कि आपकी आदत पड़ जाएगी, फर्स्ट मिनट से बढ़ने की आदत पड़ जाएगी, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाओगे। तो 100% पेपर अटेम्प्ट करना भी आप कहां से सीखोगे, इन मॉक टेस्ट के थ्रू सीखोगे। और तीसरा है आपको मार्किंग पैटर्न। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो चलो आपको ठीक है ओवल फिल करने हैं, मतलब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये सब्जेक्टिव है अकाउंट्स और ये जो आपका लो है, इसमें मार्किंग पैटर्न का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी क्या आइटम लिखने, क्या आइटम लिखने। कई बार पता चलता है कि स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन सही करके आया, 10 में से 2 नंबर आए। क्यों 2 नंबर आए, क्योंकि उसने आईसीआई के स्टेप फॉलो नहीं करी। अगर मान लीजिए आईसीआई में कोई क्वेश्चन 10 स्टेप में सोल्व कर रखा है, उसके 10 स्टेप चाहिए, वो फर्स्ट स्टेप का अलग मार्क देगा, सेकंड अलग देगा, थर्ड का अलग देगा, फोर्थ का अलग देगा, फिफ्थ का अलग देगा। अगर आपने उन 10 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो मार्क्स आ जाएंगे, 10 स्टेप में सोल्व नहीं किया तो उसका मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है कि एक बार शॉर्टकट कर देते हैं, 3-4 स्टेप को एक साथ मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप टेस्ट दोगे, जब आपकी कॉपी चेक होने के बाद में आपको आंसर की भी हम साथ साथ देंगे कि साहब ये आपकी कॉपी है, ये इसके आंसर की है, ठीक है ना। और फैकल्टी पैटर्न बताएगी कि किस किस चीज को लिखने के क्या क्या मार्क्स हैं, ठीक है। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेरे को क्या क्या चीज लिखना था, क्या क्या चीज नहीं लिखना था, ठीक है ना। तो देखो कोई क्वेश्चन अपने को नहीं आ रहा और उसके नंबर नहीं मिल रहे हैं तो कोई गम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मेरे को क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को आंसर पता है, और फिर पता चला कि 10 में से 2 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये बच्चे जो इतने फेल हो रहे हैं, 100 में से 3 फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि उनमें नॉलेज नहीं है, उनमें नॉलेज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो उसका प्रेजेंटेशन नहीं कर पाती, वो शॉर्टकट पढ़ते हैं। मतलब आईसीआई मैटर से पढ़ने की हिम्मत इंडिया में कोई कर ही नहीं सकता थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो क्या है कि क्लासरूम सेटिस्फेक्शन और रिजल्ट दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि शॉर्टकट में चाहिए अपने को आंसर चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। तो अब वो आंसर आपने सोल्व करके लाए हैं, आप आंसर कोई बात नहीं है, पड़ोसी का देख के लाए हैं कोई बात नहीं है, उनको तो आंसर से मतलब है। तो आंसर ठीक कर दिया तो इसका मतलब है कि आ गया, आपने क्या किया क्या नहीं किया कोई पता नहीं। लेकिन जो आपके जो बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर हैं, इसमें तो आपको खुद को सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि उसको सोल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, आपको स्टेप्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो सारी स्टेप्स अपने को लिखनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो थ्योरेटिकल पेपर आएगा, लो का आएगा, तो लो में भी एक सर्टेन तरीके से लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है अपन ने कुछ पर्टिकुलर तरीके से लिखा और उसका नंबर आ जाएगा। इंस्टीट्यूट क्या करती है कि थ्योरेटिकल पेपर में भी आंसर के में ये देती है कि साहब इस पॉइंट का इतना मार्क्स, इस पॉइंट का इतना मार्क्स, इस पॉइंट का इतना मार्क्स, इस पॉइंट का इतना मार्क्स है, तो ये पॉइंट पढ़ लेंगे तो मार्क्स आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये जब आप पेपर सोल्व करोगे, आपके नंबर कटेंगे, तो आपको पता चलेगा गड़बड़ क्या हो रही है। इवन मान लो कि ये
आईसीआई का स्टडी मेटेरियल इसलिए इंपॉर्टेंट है, चाहे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आएगी, जैसे आप अकाउंट्स पढ़ोगे, अकाउंट्स में आप लोगे कई जगह कंट्रोवर्सी लगेगी, लेकिन कंट्रोवर्सी लगेगी तो लगने दो, यानी आंसर करेक्ट कौन सा है, जो आईसीआई करी है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है आईसीआई, और आईसीआई का आंसर चाहिए, क्वेश्चन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आंसर चाहिए, ठीक है ना। कई आंसर आपको याद भी करने पड़ेंगे कि चलो ऐसा है, मेरे को ये गलती करनी है, अपने हिसाब से सही है, उनके हिसाब से उन्होंने दूसरी एजम्पशन ले रखी है, तो उस एजम्पशन से क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। ये मान के चलो आईसीआई जो फैकल्टी के नोट्स होते हैं, जैसे मान लो हमारी भी फैकल्टी को नोट करा रही है आपको, तो दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, केवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है। उसको आप एग्जाम में लिखाओगे ना तो मार्क्स नहीं आएंगे, ध्यान रखना। यानी मार्क्स तो कब आएंगे, जब आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, ठीक है ना। और आईसीआई का स्टडी मटेरियल से बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ाने की हिम्मत इंडिया में किसी के पास नहीं है, केवल हम ही पढ़ाते हैं आईसीआई का स्टडी मटेरियल, कि जो भी पढ़ाना आईसीआई का, ठीक है ना, आईसीआई के बाहर कुछ नहीं, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो आईसीआई से आएगा। तो ये चीजें जो आप आईसीआई से पढ़ोगे और फिर आप देखोगे कि कई बार के शॉर्टकट कर दिया, तो आप ये सुधार लोगे इसके अंदर, तो ये चीजों का फायदा मिलेगा। तो ये मान लो कि आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें अराउंड 40% का जो रोल होता है वो कहीं का है, मॉक टेस्ट का है। इसके बहाने पढ़ाई हो जाती है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाती है, और ये कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, सारी सारी चीजें आप यहाँ सीख जाओगे। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है पर्सनलाइज गाइडेंस। देखो हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है, कोई बच्चा मान लीजिए पास होने के बॉर्डर लाइन पे है तो उसको पास होने के लिए एफर्ट्स कराया जाता है, कोई बच्चा मान लो फर्स्ट रैंक के बॉर्डर लाइन पे तो उसको फर्स्ट रैंक के लिए एफर्ट्स कराया जाता है। इसका मतलब है कि सभी के लिए प्लानिंग सेम नहीं हो सकती, सबके लिए प्लानिंग अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो ये जो मॉक टेस्ट हमारे होते रहते हैं, उसके जो मार्क्स आते रहते हैं, उस मार्क्स के बेसिस पे हम हर बच्चे के लिए अलग गाइडलाइन तैयार करते हैं कि भाई इसको कौन से चैप्टर छोड़ने, कौन से पढ़ने, किस चैप्टर वेटेज ज्यादा जाता है, क्योंकि किसी को थ्योरी अच्छी लगती है, किसी को प्रैक्टिकल अच्छे लगते हैं, और प्रैक्टिकल में भी किसी को ये चैप्टर अच्छा लगता है, किसी का दूसरा चैप्टर अच्छा है। तो हर बच्चे के लिए अलग अलग गाइडेंस डिसाइड होती है, काहे के बेसिस पे, इन मॉक टेस्ट के बेसिस पे। अगर मान लीजिए मॉक टेस्ट कोई बच्चा नहीं देता है तो इसका मतलब है कि हमें पता ही नहीं किस लेवल पे, तो उसको क्या गाइडेंस देंगे, ठीक है ना। इसलिए ये गाइडेंस का रोल रहता है 50%, ठीक है ना। इवन हमारे जो फर्स्ट रैंक पे आता है ना, उसको भी हम कई चैप्टर छुड़वाते हैं। अगर वो सारे चैप्टर उसको रिवाइज करने के लिए बोल देंगे भैया सारे रिवाइज करना पड़ेगा, तो पता चलेगा फर्स्ट रैंक आ ही नहीं सकता वो, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा मैटर पढ़ने के बजाय जो मैटर अपन पढ़े हैं वो अपना बिल्कुल एक्यूरेट होना जरूरी है, यानी कंटेंट पूरा होना जरूरी है। अगर कंटेंट पूरा नहीं लिखा, मान लो अपन ने किसी चीज में 10 पॉइंट है, 10 में 2 याद रहे, तो पता चला है कि साहब 10 में 2 तो आएंगे नंबर, ठीक है ना। तो क्या मतलब है, बेटर है कि आपने अगर 2 चैप्टर छोड़ लिया, 80% कोर्स किया कोई बात नहीं, लेकिन 80% ऐसा होना चाहिए कि उसमें 80 में से 80 आ जाए, ठीक है। तो ये चीजें अपने को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें नहीं कहते कि चैप्टर छोड़ने हैं, लेकिन मान लो किसी की बस की नहीं है, उसके टाइम ही नहीं मिल पा रहा होता, तो फिर बताना पड़ेगा ना भाई कौन सा चैप्टर छोड़ना है। तो इस तरीके से चलाना पड़ता है मतलब। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो टाइम टू टाइम हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सारा का सारा एक्सरसाइज किस लिए किया जाता है कि रिजल्ट आना चाहिए। देखो रिजल्ट आ गया तो सब कुछ मिल गया, रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं मिला आपका, हमने कितना ही पढ़ाया सब यूजलेस है, ठीक है। इसलिए आपको वर्किंग काहे के लिए करनी है, रिजल्ट के लिए करनी है। और ये मान लो कि सीए का एग्जाम चाहे बाकी रिमेनिंग इंडिया के लिए कितना भी टिपिकल हो, अपने लिए 12th के बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम क्या है फाउंडेशन में, ये आया है, ये जो सब्जेक्टिव पेपर आ गया ना, तो आईपीसी वाला पैटर्न आ गया, तो 2 पेपरों का है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। और आईपीसी में तो अपनी मास्ट ये 6 साल में 3 बार फर्स्ट रैंक आई हुई है अपने इंडिया की, तो अपने को पता है कि कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना क्या है, ये सिस्टम पूरा फॉलो करना पड़ेगा। ये मान लो कि आप कोर्स खत्म करने के बाद में हमारे टच में नहीं रहे, बाकी सिस्टम फॉलो नहीं किया, तो ये मान लो कि पास होने का रोल 10% है, इसका तो कोर्स खत्म करने का तो कुछ नहीं है। यानी आपने यहाँ ज्वाइन किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आप पूरा सिस्टम फॉलो करो, और पूरा सिस्टम फॉलो करने के बाद में फेल हो ही नहीं सकते। अगर आप चाहो ना फेल हो जाए तो नहीं हो सकते, बस सटीक पूरा सिस्टम फॉलो कर लो, ठीक है ना। इसलिए पूरा सिस्टम फॉलो कर लो और रिजल्ट लेके जाओ, क्योंकि रिजल्ट मिल गया सब कुछ मिल गया, रिजल्ट नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो आप पूरी जी जान से लग जाओ, और लग के, और एक ही ध्यान रखो, सोते उठते बैठते एक चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए कि मेरे को इसी अटेम्प्ट में पास होना है, ठीक है। मेरे पास में दूसरा अल्टरनेट नहीं है। ध्यान रखना कि फेल वही होते हैं जो फेल होने का अल्टरनेट चूज करते हैं। जिन्होंने फेल होने का अल्टरनेट चूज नहीं किया वो फेल कभी नहीं होगा। भाई क्या होता है कि जैसे मान लो अपने पास में 2 टास्क मिले हैं, एक तो बहुत ईजी है, एक थोड़ा टिपिकल है, तो इसका मतलब है कि कौन से टास्क को चूज करते हो आप,
इजी वाले को चूज करते हो। जैसे मान लो आपको 10 किलोमीटर जाना है और वो कहता है कि साहब एक तो आपको पैदल जाना है और दूसरा ऑप्शन है कि आप ऐसा करो ये बाइक से चले जाओ, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? बाइक वाला ऑप्शन चूज करोगे आप, ठीक है ना। पैदल जाने वाला तो बहुत टिपिकल रास्ता है। इसी तरीके से स्टूडेंट जब सीए में एंट्री लेता है तो उसके पास दो चॉइस होती है, क्या? या तो पास या फेल, दो चॉइस होती है उसके पास। अब वो क्या चूज करता है? फेल चूज करता है। जो तो फेल होता है, क्योंकि फेल होने के लिए कुछ नहीं करना ना, पास होने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। फेल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बिना कुछ करे फेल हो जाता है। तो अगर आपने माइंड में सेट कर लिया कि मेरे पास फेल होने का ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को तो इसी अटेम्प्ट में बहुत पास, ये मेरे को ये पूरा एग्जाम पास करना है, इस अटेम्प्ट में पास करना है मेरे को, तो इसका मतलब है कि आप इसी एग्जाम में पास करोगे, अगले एग्जाम तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हिम्मत नहीं हारनी। देखो क्या होता है, सक्सेस और अनसक्सेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई पर्सन जो है ये बिल्डिंग है इतनी और ये जंप लगा रहा है, यहां तक पहुंच गया वो, तो इसका मतलब है कि उसका तो केवल थोड़ा सा ही तो ऊपर करना है मेहनत। यानी सक्सेस और अनसक्सेस में इतना सा गैप है, ज्यादा नहीं है। यानी 50% पास हो जाता है और 1 नंबर कमाने में फेल हो जाता है, तो क्या रहा, उसने थोड़ी सी हल्की सी मेहनत कम करी, ठीक है ना, अदरवाइज तो पास हो जाता। और अगली बार उसको पूरे 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसलिए क्या है कि यहाँ पे अगर माइंड में सेट कर लोगे कि हमारे को इसी टाइम में पास होना है, हमारे पास चॉइस नहीं है, तो उसका मतलब फेल हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। लोग बात क्या है, आईसीआई को बदनाम करते हैं, साहब आईसीआई का रिजल्ट बहुत कम रहता है, ठीक है ना। जैसे फाइनल और ये जो इंटरमीडिएट है, इन दोनों में लगभग 5-5% के आसपास रहता है बहुत ग्रुप का रिजल्ट, ठीक है ना। लोग कहते हैं साहब आईसीआई पास ही नहीं करती है, तो आईसीआई पास क्या करेगी? पास और फेल का डिसीजन किसने लिया? आपने लिया है। आईसीआई तो आपने आईसीआई जो डिमांड किया है उसको दिया है। आपने आईसीआई से कहा साहब मेरे को तो फर्स्ट रैंक चाहिए, तो आईसीआई क्या कहेगी? दी, ले जाओ, ठीक है ना। उसने कहा कि नहीं मेरे को तो पास होना है, तो दिया पास। फेल होना है तो ठीक है, दिया। ये तो करता है आईसीआई। भाई आपने कॉपी में जो लिखा है, आईसीआई तो उसी को इवेल्यूएट कर रहा है। आईसीआई ने कुछ नया काम थोड़ी किया है। आपने कॉपी में लिखा 20 मार्क्स का आइटम, तो आईसीआई 20 मार्क्स दे देगी। तो 20 मार्क्स किसकी चॉइस थी? आप लोगों की 3 चॉइस। अगर किसी ने 100 का लाइक चीज लिख दी आउट ऑफ 100, तो इंस्टीट्यूट कितना मार्क्स देगी? 100। किसकी चॉइस थी? ये भी आपकी थी। तो इसका मतलब है कि आप आईसीआई से जो डिमांड करोगे ना, वो आईसीआई आपको देगा। लेकिन आईसीआई में ऐसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा साहब मेरे को इतने नंबर दे दो, ऐसे हाथाजोड़ी से काम नहीं चलता वहां पे। उनका तो क्या है कि जो आप कॉपी में लिखते हो ना, वो आपकी एप्लीकेशन है एक तरीके से। उस कॉपी में देख लेता है यार बच्चे ने क्या मांगा है, जो मांगा है वो दे दो, खत्म करो काम, ठीक है ना। इसलिए आप क्या करो, आईसीआई का तो दोष देना बंद करो। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि साहब आईसीआई फेल कर देती है, बहुत कम पास होते हैं। अब मेरे पास कई पेरेंट आते हैं जो कहते हैं साहब बच्चे का एडमिशन तो करा दिया, लेकिन हमारे को सारे ये कहते हैं यार पास हो जाएगा क्या, ठीक है ना, कोई पास ही नहीं होते। लेकिन ध्यान रखना कि जो बच्चे फेल होते हैं वो अपनी गलतियों से होते हैं, ठीक है ना। आप अभी से लग जाओ, पूरा सिस्टम फॉलो करो, फिर फेल हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप जोर शोर से लग जाओ पूरी मेहनत करके, और माइंड में एक चीज रखो कि हमारे को इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है और टॉप करना है। जो पास्ट में क्या मार्क्स थे क्या नहीं थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पास्ट के मार्क्स कम है तो भी ठीक है, पास्ट के मार्क्स ज्यादा है तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो पढ़ाई करोगे उसके बेसिस पे अब मार्क्स आए हैं, तो पहले अगर मार्क्स कम थे तो भी दिमाग मत लगाना, और मार्क्स बहुत ज्यादा थे तो भी दिमाग मत लगाना। अब जो पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो पॉजिटिव माइंड रखो। जो नेगेटिव थिंकर है, बहुत सारे लोग आपको डिप्रेस करने वाले मिलेंगे, वो कहता था बहुत टिपिकल रिजल्ट आता है, ये है वो है, तो ऐसे लोगों से दूर रहो, बात ही नहीं करनी ऐसे लोगों से, ठीक है ना। क्योंकि वो फेल हुए तो उनकी गलतियां हैं, जरूरी थोड़ी कि वो सेम गलती अपने में रिपीट करेंगे। इसलिए माइंड सेट रखो और पूरा जी जान से मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ओके।